स्कूल की छुट्टी होते ही रघु चौकीदार से कहता है, अमाल को बुलाकर लाओ। चौकीदार का जवाब सुनते ही उसका दिल 1 सेकंड के लिए धड़कना बंद कर देता है। साहब, अमाल को गए हुए 15 मिनट हो गए। रघु बिना कुछ सोचे गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाता है और जीप को चौल की तरफ मोड़ देता है। उसे यकीन था अमाल सीधे घर गया होगा। घर पहुंचते ही शालीन रघु से पूछती है, अमाल को ले आए? रघु के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो एक शब्द भी नहीं बोलता और जीप को वापस मोड़कर स्कूल के रास्ते पर ले जाता है। स्कूल की गलियों, बाजार, फुटपाथ, मॉल, हर जगह ढूंढने के बाद भी अमाल कहीं नहीं मिलता। रघु भारी मन से चौल लौटता है। अमाल के गायब होने की बात सुनकर शालीन चीख चीख कर रोने लगती है। शालीन, घबराओ मत। मैंने अपने लड़के पूरे शहर में अमाल को ढूंढने के लिए लगा दिए हैं। मैं आज शाम होने से पहले अमाल को हर हाल में ढूंढ लूंगा। रघु अमाल का असली पिता नहीं था, लेकिन उसने शालीन से वादा किया था कि अब से इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। वहीं शालीन की दुनिया अलग ही दर्द से भरी हुई थी। अमाल उसके निकाह से पहले पैदा हुआ था और इसी बात पर लोग उसे बदचलन और न जाने क्या क्या कहते थे। लेकिन शालीन चाहती थी जो दर्द उसने सहा वो उसका बेटा कभी ना सहे। अब सवाल बस एक था, क्या रघु अमाल को ढूंढ पाएगा या ये बच्चा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से गायब हो जाएगा? शालीन का फोन बजा। दूसरी तरफ अमाल की स्कूल टीचर थी। क्या आप अमाल की अम्मी बात कर रही हैं? आपके बेटे ने तो हम सब की नाक में दम कर रखा है। न तो आप लोग स्कूल की फीस भरते हो और ना ही आपका बच्चा शांति से स्कूल में पढ़ाई करता है। मैडम, जरा तमीज से बात करिए और खबरदार जो मेरे बच्चे के बारे में एक शब्द भी बोला तो आपकी जुबान खींच लूंगी। जुबान खींच लोगी पर फीस नहीं भरोगी। कल तक पैसे नहीं आए तो तुम्हारा बेटा गेट के बाहर ही रहेगा। एक शब्द और बोला ना मेरे बच्चे के बारे में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ध्यान रखना, तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। शालीन अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। उसका स्वभाव कोमल था, लेकिन अमाल पर बात आते ही वो आग बबूला हो जाती थी। वो गोमती अम्मा के साथ एक छोटी सी चौल में रहती थी। आप ही बताइए अम्मी, मैं इसके साथ क्या करूं? रोज किसी न किसी से लड़ता है। अब फिर से नुसरत साहब को लेकर स्कूल जाना पड़ेगा। काश इसे पैदा ही न किया होता। जुबान संभाल कर बात कर। बच्चा है अभी वो, और तू ही उसकी दुनिया है। उसे क्यों नहीं दिखता? मैं छोटे मोटे काम करके घर चला रही हूँ और ये हर दिन स्कूल में लड़ाई करता है। इतने में बाहर से एक औरत शालीन के दरवाजे पर खटखटाती है। आपको नुसरत साहब ने याद फरमाया है, कोठी की सफाई करवानी थी। जी, अभी आती हूँ। नुसरत साहब 45 के थे और शालीन की मजबूरी का हर कोना जानते थे। कम पढ़ी लिखी, छोटी उम्र और एक बच्चा जो उसकी जिम्मेदारी बन गया था, इसलिए जो काम उसके लायक होता वही उसे देते ताकि उसके घर का चूल्हा जल सके। वह चिलम पीते हुए कुर्सी पर आराम फरमा रहे थे। उतने में शालीन आई। आपको कुछ काम था मुझसे? हमारे यहाँ कुछ लोग रहने आने वाले हैं, इसलिए कोठी साफ करवानी है। कब तक? 2-3 दिन में। सफाई के तुम्हें 2000 रुपए मिलेंगे। शालीन ने हल्का सा सिर हिलाया और वहां से निकल गई। रास्ते भर अमाल का चेहरा उसके दिमाग में घूमता रहा। उसकी नींद, उसकी पढ़ाई, उसकी चिंता। चौल के पास पहुंचते ही उसने देखा कि एक औरत अपने बच्चे को उससे दूर कर रही है। ये नज़ारा उसे सीधा 5 साल पीछे ले गया, जब वो अलीगढ़ से मुंबई आई थी। एक भी चीज नहीं बदली थी। सामने कई औरतें बैठी सब्जी काट रही थीं। जैसे ही शालीन गुजरी, फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे यही है ना वो बेचारी बिन ब्याही माँ। हाँ, बेचारी क्या, बदचलन है। कौन जाने किसका बच्चा है। उसी पल अमाल स्कूल से दौड़ता हुआ आया और उसके गले से लिपट गया। शालीन ने सब कुछ सुना पर आंखें झुका ली। उसे पता था लोगों की जबान कोई नहीं रोक सकता। उसने अमाल का हाथ कसकर पकड़ा और सीढ़ियां चढ़ती हुई
कमरे में चली गई। कमरे में गोमती भी बैठी थी। बेटी, इनकी बातों को दिल पर मत लेना। लोग भगवान में भी खोट निकालते हैं। अम्मी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कब तक ये ताने, ये जिल्लत सहन करूंगी? अमाल अब बड़ा हो रहा है और ये भी सब सुनता समझता है। रात को अमाल सो गया था। कमरे में बस पंखे की आवाज थी। तभी जोर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन? मैं हूं रफीक। रफीक चौल का मालिक था। शादीशुदा होने के बावजूद उसकी नजर हमेशा शालीन पर रहती। शालीन ने दरवाजे की कुंडी कसकर पकड़ ली। उसका हाथ हल्का कांप रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी हालत देखकर दुख होता है। मैं अमाल की जिम्मेदारी ले लूंगा, बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरा ज़मीर इतना सस्ता नहीं, ना मैं और ना मेरा खुदा। आप यहाँ से जाइए, वरना हम आपके अब्बा से सब कह देंगे। सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखकर चुप हूं, नहीं तो तुम जैसी लड़कियां मेरे सामने कुछ नहीं है। अल्लाह का खौफ रखो। रफीक उसे अपनी तीखी जहर जैसी नजरों से देखते हुए चला गया। चौल की औरतें आए दिन ये तमाशा देखती थीं। उनमें से एक औरत बोली, अरे बहनों, अपने मर्दों को संभाल कर रखना। एक तो बिन बाप का बच्चा लिए घूमती है, पता नहीं किस पे डोरे डाल दे। ये सुनते ही शालीन ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए और अपने आंसू छुपाने लगी। वो कमरे के अंदर गई और दरवाजा बंद कर लिया। सामने गोमती बैठी थी। शालीन भागकर गई और उसके गले लग गई। मैं मुंबई क्या आई अम्मी? मेरी तो जिंदगी ही नरक बन गई। ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने जो उसकी सजा मुझे जीवन भर सहनी पड़ेगी? इतने में उसकी नजर दरवाजे के नीचे से दिख रही परछाई पर गई। अमाल चुपचाप सब सुन रहा था। शालीन ने जल्दी से आंसू पोंछे, चेहरा ठीक किया और मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। बेटा, क्या हुआ? अम्मी, मेरे प्रिंसिपल ने आपको बुलाया है। तुमने उस बच्चे को क्यों मारा? वो मुझे चुरा रहा था। कह रहा था कि मेरे अब्बू इसलिए चले गए क्योंकि मैं बदमाश हूँ। शालीन की आंखें भर आईं। उसने अमाल को खींचकर सीने से चिपका लिया। वो मन ही मन कहने लगी, खुदा रहम करो इस बच्चे पर। जो जिल्लत इसकी अम्मी ने झेली है, वो ये लड़का ना झेले। शाम ढलते ही शालीन ने उसे चुपचाप खाना खिलाया, उसके बाल सहलाए और सुला दिया। नींद में अमाल हल्के से कराहा। अम्मी। शालीन ने बेटे को सीने से लगाया और बोली, मेरा बच्चा ही मेरा सहारा है। दुनिया कुछ भी सोचे, अपनी राह मैं खुद चुनूंगी। अमाल के लिए मुझे मजबूत बनना ही पड़ेगा। गोमती दीवान पर बैठी भगवान का जाप कर रही थी। शालीन को आते उसने अपनी माला का आखिरी दाना पूरा किया और उसे संभाल कर एक तरफ रख दिया। शालीन ने अपना सर गोमती की गोद में रखा। गोमती शालीन की माँ की तरह उसके सर पर हाथ फेर रही थी, उसके बाल सहला रही थी। अम्मी, याद है जब मैं पहली बार मुंबई आई थी, गोद में अमाल को लेकर, जब वो छोटा था? कैसे भूल सकती हूँ वो दिन, जब मुझे 2 हीरे जैसे बच्चे मिले थे। न छत थी, न ठिकाना था, ऊपर से मुंबई की बारिश। मैं बस अमाल को भीगने से बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं वहीं छोटे से टोकरी में सब्जी बेचती थी। एक दिन फिसल गई थी, सारी सब्जियां जमीन पर गिर गईं। कोई हाथ बढ़ाने वाला नहीं था। बस आप आगे आईं। आपको पता चला मैं अकेली हूँ, और एक हिंदू होकर भी आपने मुझे घर दिया, प्यार दिया और हमारा ख्याल रखा। अम्मी, मुझे आप में अपनी माँ दिखती है। अगर वो होती, वो भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखती। शालीन, तुमने कभी पूरी बात बताई नहीं। बस इतना कि अलीगढ़ में तुम्हारे अम्मी अब्बू हैं और अमाल की वजह से तुम्हें घर से निकाल दिया गया। अमाल किन हालातों में पैदा हुआ था? अम्मा, अभी सो जाइए, वक्त आएगा तो सब बता दूंगी। देखो बेटा, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो उससे दूर रहना।
अच्छे दोस्त बनाओ जो लड़ाई ना करे। अम्मी सब मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं मेरे पापा नहीं हैं। मेरे पापा कहाँ हैं? अम्मी आप बताओ ना। तुम्हारे अब्बू बस कहीं गए हुए हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। अमाल के मन में बस एक ही बात घूम रही थी। अगर उसके अब्बू होते तो वो उसके सब दोस्तों की अकल ठिकाने लगा देते। रास्ते में जाते वक्त उसने देखा एक आदमी अपने बेटे को गोद में उठाए घूम रहा था। उसने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी कैसे दिखते हैं अब्बू? शालीन ने उसकी तरफ देखा, फिर नजर फेर ली। कुछ कदम बाद स्कूल आ गया। शालीन रिसेप्शन की ओर बढ़ी, जहां एक अध्यापिका खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जी, आप अमाल की माँ हैं? हाँ, मैं ही अमाल की माँ हूँ और मैं उसके और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं आज अमाल की फीस भी लेकर आई हूँ। फीस आप काउंटर पर जमा कर दीजिए और मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस चलिए। सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, आइए, बैठिए। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब अमाल ने लड़ाई की हो। पढ़ाई में अमाल तेज है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आपको और इसके पिता को समझना होगा कि ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। प्रिंसिपल साहब, अमाल के पिता नहीं हैं। हम आपकी मजबूरी समझते हैं। अकेले बच्चे को संभालना आसान नहीं होता। तभी दरवाजे के पास से हल्की आवाज आई, सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजे पर अमाल के गणित के अध्यापक रजत पाल खड़े थे, ऊंचे कद के, शांत और समझदार। शालीन को देखते ही रजत ने कहा, मैं जानता हूं अमाल ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। उसे बस थोड़े से प्यार और सहारे की जरूरत है। अगर आप चाहें तो मैं स्कूल में इसका खास ध्यान रखूंगा। अगर ऐसी बात है तो अमाल को हम आपकी देखरेख में छोड़ते हैं। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं? आप मेरे बच्चे का भविष्य संभाल रहे हैं। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। यहाँ का हर बच्चा मेरे अपने बच्चे जैसा है। अमाल के जीवन में पिता की कमी है और मेरी देख रेख से अगर वो कमी पूरी होती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। अमाल चुपचाप खड़ा सुन रहा था। पिता वाला हर शब्द उसके दिल में जैसे चुभ रहा हो। थोड़ी देर बाद शालीन स्कूल से विदा लेकर चली गई और अमाल अपने करीबी दोस्त केतन के साथ लंच टाइम में खाना खाने बैठ गया। मेरे अब्बू क्यों नहीं हैं? सब मुझे ताना मारते हैं। आज प्रिंसिपल ऑफिस में भी यही बात हुई। अगर तेरे पापा नहीं हैं तो तू नए पापा क्यों नहीं ढूंढ लेता? बता, तुझे कैसे पापा चाहिए? मुझे तो ऐसे अब्बू चाहिए जो बहुत ताकतवर हो, जो किसी को भी मेरी तरफ उंगली उठाने ना दे। उधर शालीन कोठी की तरफ सफाई करने जा रही थी। अंदर पहुंची तो नुसरत साहब के साथ एक आदमी खड़ा था। कड़क चेहरा, भारी आवाज। लो, शालीन आ गई। आपका काम आज या कल तक जरूर हो जाएगा। बहाने नहीं सुनने मुझे। काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। हमारे रघु भाई आ रहे हैं। और सुनिए, कल खाने का भी इंतजाम कर देना। रघु भाई को देरी पसंद नहीं। आप शांत और बेफिक्र रहिए। शालीन बहुत होनहार है। वो यहाँ का सारा काम समय पर पूरा कर देगी। शालीन बिना कुछ बोले तेजी से सफाई में लग गई। कुछ घंटों में पूरा घर चमक उठा। फर्श, सोफे, खिड़कियां सब चमक रहे थे। जाते जाते नुसरत साहब ने उसे आवाज दी, शालीन, कल तुम्हें 10 लोगों का खाना बनाना है और ध्यान रखना, पूरा खाना शुद्ध शाकाहारी बनेगा। साहब, आप चिंता मत करिए, मैं कल समय पर आ जाऊंगी। जब शालीन घर पहुंची तो रफीक फलों और मिठाई से सजी टोकरी लेकर सोफे पर पैर फैलाए बैठा था। गोमती कोने में सहमी हुई सी बैठी थी। अरे, तुम आ गई? अम्मी, आपने इसे घर में आने कैसे दिया? बेटी,
ये जबरदस्ती घुसाया और जाने का नाम नहीं ले रहा। तुम ही कुछ बोलो अब इसे। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मैं तुम्हें अपनी बेगम बनाने आया हूँ। ये शगुन कबूल करो और निकाह की तैयारी करो। शालीन को उसकी बात जरा भी पसंद नहीं आई। गुस्से में उसने टोकरी को लात मारी और रफीक को धक्का देकर दरवाजे के बाहर धकेल दिया। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। इसका भुगतान तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को करना पड़ेगा। एक तो मैं तुम्हें अपनी दूसरी बीवी का दर्जा दे रहा हूँ और तुम ये नखरे दिखा रही हो। रफीक अपनी बेइज्जती करवाने के बाद वहां से आग बबूला होकर लौट गया। अगले दिन सुबह उठते ही शालीन कोठी की तरफ निकल गई। उसने बची कुची सफाई निपटाई और खाना बनाने में लग गई। काली दाल, पनीर की सब्जी, रायता सब तैयार करके उसने एक गहरी सांस ली और मेहमानों का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद नुसरत साहब कुछ लोगों के साथ कोठी पर पहुंचे। उनके साथ एक दबंग, सावले रंग का, तीखे नैन नक्श वाला आदमी था। बेफिक्र चाल, एक हाथ जेब में, अलग ही रौब। शालीन उसे देखते ही दंग रह गई। नुसरत साहब सबको मेज पर ले गए। बैठने के बाद वे शालीन की ओर मुड़े। बेटा शालीन, सबके लिए खाना लगा दो। ये कौन है? इन्होंने इस घर की सफाई की है और खाना भी इन्होंने ही बनाया है। रघु ने एक पल शालीन की तरफ देखा, फिर नजरें मोड़कर थाली में सजे खाने पर टिकाईं। नुसरत साहब ने कहा, पहले रघु को खाना दो। शालीन मन ही मन बोली, तो ये है इनके रघु भाई। शालीन खाना परोस रही थी, लेकिन रघु की नजरें शालीन पर थीं। जब सबको खाना परोसा गया, शालीन एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। सब खाने की तारीफ कर रहे थे, पर रघु के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। शालीन को डर था, कहीं रघु को खाना पसंद ना आया हो। रघु ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और टेबल पर रख दी। शालीन डर गई, कहीं मैंने बेस्वाद खाना तो नहीं बनाया। अब से आप हमारे लिए खाना बनाएंगी, सुबह का और रात का। सिर्फ मेरा खाना बनाना है, क्योंकि बाकी सब अपने अपने ठिकानों पर होते हैं। आपको महीने के 5,000 रुपए मिलेंगे। भाई, मैटर हो गया, जल्दी चलना होगा। रघु ने अपनी पिस्तौल उठाई और तूफान की तरह निकल गया। उधर अमाल की छुट्टी हो चुकी थी। रास्ते में घर की तरफ जा रहा था तो उसने देखा, पीठ सड़क में एक आदमी ने दूसरे का कॉलर पकड़ा हुआ था। वो रघु था। अमाल उसे देखकर सोचने लगा, मुझे ऐसे ही अब्बू चाहिए। रघु की नजर बच्चे पर पड़ी और वो उसकी तरफ मुस्कुराया। अमाल और खुश हो गया और रघु की तरफ दौड़ा। आप कितने ताकतवर हो। बच्चे, तुम जाओ और दोस्तों के साथ खेलो। इधर हम अंकल के साथ खेल रहे हैं। क्या आप मेरे अब्बू बनेंगे? मुझे और मेरी अम्मी को आपकी जरूरत है। अच्छा मजाक करते हो, चलो अब जाओ अपने घर। रघु ने उसे हल्के से घुमाया और दूर जाने का इशारा किया। जब वो बच्चा थोड़ी दूर गया, रघु ने अपने साथी से चाकू मांगा और उस आदमी का गला काट दिया। रघु मुंबई का जाना माना गैंगस्टर था। आधा मुंबई उसे रघु भाई के नाम से जानता था। मर्डर, फिरौती, उसके धंधे की हवा ही अलग थी। गोरेगांव में वो नया इलाका संभालने आया था। अमाल को लगा उसने अपने लिए अब्बू ढूंढ लिए हैं। अगले दिन शालीन रघु के घर खाना पकाने गई। रघु कहीं ना कहीं शालीन से आकर्षित था। शालीन खाना पका रही थी तो वो रसोई के बाहर खड़ा होकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? जी, शालीन नाम है मेरा। तुम 23-24 साल की तो होगी। हाँ, मैं 24 साल की हूँ। बेटी, वो अमाल की शिकायत आई थी स्कूल से। टीचर ने क्या कहा? अमाल आजकल बहुत शरारती हो गया है। उसने एक बच्चे को क्लास में मारा था। अमाल कौन है? बड़ा ही जिगरा है उसमें। वो शालीन का बेटा है। रघु अपने मुंह में निवाला डालने ही वाला था, पर यह सुनकर रुक गया। उसने शालीन की तरफ देखा। अरे, तो ये शादीशुदा है? उसने नजरें नीचे की और चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खत्म किया
और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वह उसी जगह पहुंचा जहां उसने पहले अमाल को देखा था। अमाल घर लौटते हुए खुदा से प्रार्थना कर रहा था कि वो आदमी उसे फिर मिल जाए। उसकी प्रार्थना जैसे कबूल हो गई। रघु अपने आदमियों के साथ गाड़ी के पास खड़ा था। अमाल को देखते ही रघु उसके पास आया। कैसा है तू? मैं तो बढ़िया हूँ। आप बताओ, आपने क्या सोचा? आप मेरे अब्बू बनोगे? लगता है मुझे तुम्हारी माँ से शिकायत करनी पड़ेगी। चलो जीप में बैठो। गाड़ी चौल के भीतर घुसी तो माहौल जैसे थम गया। रघु की मौजूदगी ही ऐसी थी, लोग देखते रह जाते थे। उसका व्यक्तित्व इतना प्रबल था कि लोग खिड़कियों और दरवाजों से झांक रहे थे। लोग रघु की जीप को देख रहे थे। अमाल रघु का हाथ पकड़कर उसे अपने घर की ओर खींच रहा था। अमाल जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, अम्मी अम्मी चिल्लाने लगा। उतने में शालीन बाहर निकल आई। वो रघु को अमाल के साथ देखकर चौंक गई। रघु ने पूछा, ये तुम्हारा बेटा है? जी साहब, ये मेरा बेटा है। अम्मी, मैं अब्बू को ले आया। शालीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये अमाल ने क्या बोल दिया? ये कितने बड़े गैंगस्टर है। कहीं ये मुझे गलत न समझ बैठे। क्या आपके पति नहीं है? एक औरत ने जहर भरी आवाज में कहा। इसका पति कहाँ से होगा? ये तो किसी का बाप लेकर घूम रही है। शालीन की आंखों में आंसू आ गए। रघु ने उन औरतों को गुस्से से घूरा। वे 2 कदम पीछे हट गईं। अंदर चलो। रघु को शालीन की हालत पर दया आ रही थी। उसे रोता देख जैसे उसके दिल में कुछ टूट गया। उसने कहा, आप रोइए मत। इसके अब्बू कहाँ हैं? मैं ढूंढ कर लाऊंगा। अब तो बता दे बेटी, तेरे साथ क्या हुआ था? शालीन की सांस अटक गई। वो अपनी पुरानी जिंदगी के बंद दरवाजे धीरे धीरे खोलने लगी। अलीगढ़ की गलियों में उसकी उम्र बस 17 थी जब उसका रिश्ता अहमद से तय हुआ। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और निकाह से पहले चुपके चुपके मिल भी लेते थे। एक दिन खबर आई कि सड़क हादसे में अहमद की मौत हो गई। घर में मातम और शालीन के सारे सपने पल भर में टूट गए। कुछ ही दिन बाद पता चला शालीन मां बनने वाली है। ये बच्चा अहमद का है। शालीन का सच सुनकर रघु की जैसे दुनिया ही रुक गई। क्या अब वो शालीन को अपना पाएगा? और क्या अमाल को एक नया पिता मिल पाएगा? इसका जवाब हम आपको अगले भाग में देंगे। जानिए कहानी के अगले हिस्से में। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आगे और भी बेहतरीन स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।